हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो ये वाले वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो टॉपिक का हमारा नाम है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ओके, और वी कैन से सिंपली कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो एस्टिमेटर्स के अंदर हमारे पास काफ़ी प्रॉपर्टीज थी और वी कैन से हम डिफरेंट काइंड ऑफ एस्टिमेटर देख रहे थे। तो अनबैसनेस के बारे में हमने देख लिया था, फिर हमें कंसिस्टेंसी देखना है, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी, काफ़ी कुछ देखेंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारा हो गया कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो अगर तुमने अनबैसनेस नहीं देखा है तो चैनल पे जाके पीछे वाले वीडियोस में देखोगे तो वहाँ पे अनबैसनेस मिल जाएगा। उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, थ्योरी पार्ट और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे, तो वो तुम फॉलो कर सकते हो। आज हम बात करते हैं कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का। सो थिंग इज, देखो बुक में एक डेफिनेशन लिख रखी है, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक बात पे आते हैं कि हम इस चीज को मतलब विजुअलाइज कैसे करें या फिर इसका मीनिंग क्या निकलता होगा। किसी ने बोला कि मेरे पास कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, तो बुक में लाइन लिख रखी होगी कि हाँ ये वाला एस्टिमेटर अगर हमारी कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन, ये वाली कंडीशन है, इसको फॉलो करेगा या फिर इसको जस्टिफाई कर देगा तो हम उसको कंसिस्टेंट बोल देंगे। लेकिन अब कोई मेरे को बोले कि भैया मेरे को ना स्टैटिस्टिकल टर्म समझ नहीं आ रही, ठीक है, कोई बोल सकता है कि यार स्टैट्स वाली चीजें बहुत टफ लग रही है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो इसने लिखा है बुक में ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। तो इसको समझने के लिए हम बिल्कुल हमारी जनरल नॉलेज के अंदर आ जाते हैं और वी कैन से हम आजकल की अपनी आदतों पे आ जाते हैं। तो लाइक कोई तुम्हें बोलता है कि हम सिंपल वर्ड को उठा लेते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। ठीक है, तो इन जनरल हम इस वर्ड को उठा लेके आते हैं, बाहर लेके आ गए, स्टैट से बाहर लेके आ जाओ। ठीक है, स्टैट्स में हम बाद में घुसाएंगे, पहले एक बार जनरल में लेके आते हैं कि अगर हम ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम जनरली चीजों को थोड़ा विजुलाइज करना चाहते हैं कि इन आवर हैबिट और वी कैन से कि डे टू डे लाइफ में हम कंसिस्टेंसी को किस मीनिंग में समझते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं बोलता हूँ कि मैं मेरी स्टडीज को लेके कंसिस्टेंट हूँ। ठीक है, स्टडीज के रेस्पेक्ट में मैं देखता हूँ कि कंसिस्टेंसी ओके। तो अगर कोई बंदा बोलता है, लाइक मेरा एक फ्रेंड आके या फिर मैं ही बोलता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे स्क्रीन पे बोल रहा हूँ कि गाइज मैं अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ही कंसिस्टेंट हूँ। ठीक है, तो मेरी लाइनिंग रह गई कि पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंट होना। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा समझे तो ये क्या हो गया कि अगर मेरा एक गोल है पढ़ाई करना, दैट इज स्टडी, तो अगर मैं इसके लिए कंसिस्टेंट हूँ तो इसका मतलब पहले दिन भी मैंने स्टडी की, दूसरे दिन भी स्टडी की, तीसरे दिन भी स्टडी की, चौथे दिन भी स्टडी की, एंड सो ऑन जाता रहा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा मतलब कुछ और टर्म्स के अंदर आ जाते हैं कि एक मेरा फ्रेंड आता है, ठीक है, वो मेरे को बोलेगा कि ब्रो मैं कंसिस्टेंट हूँ पढ़ाई को लेके। मैं बोलूंगा अच्छा कैसे, तो मेरे को बोलेगा कि ब्रो मैंने ना पिछले वीक, ठीक है, एक वीक उठा लिया उसने कि एक पर्टिकुलर वीक लिया मैंने, इसमें मैंने 7 डेज स्टडी की। ठीक है, उसने मेरे को बोला कि कंसिस्टेंट हूँ मैं पढ़ाई को लेके, पिछले वीक मैंने 7 के 7 दिन काम किया और वीकेंड से 7 के 7 दिन पढ़ाई की। ठीक है, अब दूसरा फ्रेंड मेरा आता है, वो मेरे को बोलता है कि भाई मैं भी कंसिस्टेंट हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई की 2 वीक। ठीक है, तीसरा फ्रेंड आता है, वो बोलता है कि मैंने अपनी पढ़ाई की 3 वीक, एंड सो ऑन चलता गया। तो अगर इनमें मैं देखना चाहूँ कंसिस्टेंसी को, तो एक फिर मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ इन सबसे अलग। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि ब्रो मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 आवर ली कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो अब देखा जाए तो वो बोलेगा हाँ यार 1 वीक से मैं कंसिस्टेंट हूँ, दूसरा बोलेगा 2 वीक से, तीसरा बोलेगा 3 वीक से, एंड सो ऑन कुछ इस फॉर्म में जा रहा था। मैं हूँ, मेरा वर्ड रहेगा कि यार मैं 2 घंटे से कंसिस्टेंट हूँ। सो थिंग इज, अगर हम कंसिस्टेंसी को समझना चाह रहे हैं या फिर किसी चीज को कंसिस्टेंट है किसी चीज को लेके, तो हम उसके लिए बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कि 2 घंटे पढ़ के तो मैं नहीं बोल सकता ना कि मैं पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंट हूँ। हो सकता है मैं 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद मैंने आज एक सीरीज उठाई, उसको पेल दिया। ठीक है, पूरी सीरीज देख ली, 4 घंटे बैठा रहा, बिल्कुल आंखें तक नहीं झपकाई और 4 घंटे मैंने सीरीज देखी। 2 घंटे पढ़ा, 4 घंटे सीरीज देखी। ठीक है, सीरीज देखने के बाद मैं खेलने चला गया, फिर अगले दिन कुछ नहीं किया, उससे अगले दिन फिर मैं 2 घंटे पढ़ लिया। तो क्या इस वे में मैं पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंट हूँ? नहीं। तो अगर हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे होते हैं तो वो एक लॉन्ग रन में बात कर रहे होते हैं। सबसे पहला नोट जो यहाँ पे समझने का था, ठीक है, तो सबसे पहला नोट क्या हो गया, इन लॉन्ग रन। ठीक है, तुम एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ाई करोगे तो इसके लिए तुम नहीं बोल सकते कि मैं कंसिस्टेंट हूँ। अब एक मेरा फ्रेंड आके बोलेगा कि हाँ मेरे को रिसर्च करनी थी और मैं रिसर्च था कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या होता है, इस टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और वो इसको लेके 1 साल तक पढ़ रहा था, तो उस केस में हम ले सकते हैं कि हाँ ये रनिंग फॉर्म में 1 साल से पढ़ रहा है और पढ़ता ही जा रहा है, तो ये अपनी पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंट है। मैं नहीं था जो 2 घंटे पढ़ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया लॉन्ग रन।
अब सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करें कि कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या हो गया। ये तो हो गया कि हाँ भाई कंसिस्टेंसी के बारे में हम तभी बात करेंगे जब हम लॉन्ग रन में बात कर रहे होंगे। सेकंड पॉइंट की सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग क्या होता है। तो कंसिस्टेंट हूँ पढ़ाई को लेके, इसका मतलब मेरी पढ़ाई के जो ड्यूरेशन थे, ठीक है, लाइक ड्यूरेशन नंबर 1 ये हो गया मेरे पास, ड्यूरेशन नंबर 2 ये हो गया। दैट मीन्स अगर मैं कंसिस्टेंट हूँ तो ये दोनों क्लोज आ रहे होंगे। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो हो सकता था फर्स्ट वीक में मैंने पढ़ा, सेकंड वीक में नहीं पढ़ा, थर्ड वीक में पढ़ा, फिर फोर्थ फाइव में नहीं पढ़ा, सिक्स में पढ़ा, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं था। लेकिन एक बंदा था फर्स्ट वीक में भी पढ़ा, सेकंड में भी पढ़ा एंड सो ऑन। सो दैट मीन्स उसके अंदर जो क्लोजनेस आ रही होगी पढ़ाई को लेके वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, कि आज भी पढ़ रहा हूँ, कल भी पढ़ रहा हूँ, उससे अगले दिन भी पढ़ रहा हूँ, तो उसका जो पढ़ने का फ्लो होगा, मतलब पढ़ाई को लेके वो बहुत क्लोज हो रहा होगा। हाँ आज भी पढ़ा, कल भी पढ़ा। ठीक है, तो ये एक सिंपल वर्ड था समझने के लिए या फिर समझाने के लिए। आई डोंट नो समझ में आया नहीं आया, लेकिन हाँ मेरे वर्ड्स में जो मैं सबसे सिंपल फॉर्म में समझा पाया वो मैंने ट्राई किया। आई होप समझ तो आया होगा। ठीक है, तो दो चीजें बताई, एक तो लॉन्ग रन में, एक कंसिस्टेंसी का मीनिंग हो गया क्लोजनेस, कि दो चीजें एक दूसरे की बहुत क्लोज हो रही होंगी। तो पढ़ाई और मेरा शेड्यूल अगर क्लोज हो रहे होंगे, दैट मीन्स माई शेड्यूल इज कंसिस्टेंट फॉर पढ़ाई। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। ओके, ये तो हो गया कि हाँ भाई थोड़ा हम मतलब स्टैट से बाहर निकल के अगर बात कर रहे थे तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल स्टम्प में। तो आई होप ये वाला चीज समझ में आई होगी। अगर ये वाली चीज समझ में आई तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो भी समझ आएगा। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता क्या है, या फिर किसी एस्टिमेटर टीएन, जनरली हम लिखते थे दिस टीएन, किसी थीटा के लिए एस्टिमेटर। अगर इस टीएन को मुझे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बोलना है इस थीटा के लिए, तो क्या कंडीशन बोलूंगा मैं। ठीक है, तो अभी पीछे वाले जो मैंने इससे पीछे वाले स्लाइड में समझाया वो एक जनरल था कि हाँ ह्यूमन टेंडेंसी या फिर जनरल डे टू डे लाइफ में था, उसको ही मैं इसमें इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो पीछे वाला था लॉन्ग रन, तो यहाँ पे लॉन्ग रन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो टीएन होता था वो किसी सैंपल से होता था। ठीक है, कैसे कि मेरे पास सैंपल हो सकता था x1 डॉट 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 xn। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशंस का यूज करके मैंने टीएन को जनरेट किया। अब मैं क्या करूंगा कि लॉन्ग रन में देखना है, इसका मतलब मैं जो सैंपल साइज था इसको बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, कि हो सकता था मैंने x1 x2 लिया, उसके बाद मैंने लिया x1 x2 x5 तक ले लिया एंड सो ऑन। तो जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो लॉन्ग रन में होने का मतलब क्या हो गया, x1 x2 डॉट 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 xn ये हो गया सच दैट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, लॉन्ग रन का मतलब ये हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि हम कंसिस्टेंसी को हमेशा इनफाइनाइट सैंपल के लिए डिफाइन करते हैं, फाइनाइट सैंपल के लिए डिफाइन नहीं करते। ओके, सो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इज ओनली डिफाइंड फॉर इनफाइनाइट सैंपल। ओके, दैट मीन्स वी कांट डिस्कस consistency for finite sample। ठीक है, ये चीज होगी। अभी जो दूसरा पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने बोला था कि हमारे पास अगर कोई एस्टिमेटर कंसिस्टेंट होगा दैट मीन्स वो क्लोज भी होगा। ओके, तो अगर मेरे पास टीएन था, ये एस्टिमेटर था, और मेरे पास थीटा था, ठीक है, थीटा मान लेते पैरामीटर, तो अगर टीएन थीटा के लिए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है दैट मीन्स ये हमें इंप्लाई करेगा कि जो टीएन होगा और जो थीटा होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, दिस मस्ट बी वेरी क्लोज टू जीरो। ठीक है, इसको समझने से इससे आगे मतलब इससे पहले एक और चीज देखते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अगर मैं किन्हीं मतलब दो एस्टिमेटर ले लेता हूँ, सबसे पहले कि मैंने ले लिया एक TN1, एक ले लिया TN2। ठीक है, सबसे पहले इन दो चीजों को देखते हैं कि ये चीज मतलब इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये भी थीटा के लिए एस्टिमेटर था और ये भी थीटा के लिए एस्टिमेटर था। ठीक है, अब मैं लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में डिफाइन कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट TN1 माइनस थीटा, दैट मीन्स ये क्या हो गया TN माइनस थीटा, और मोड लगा देते हैं, दैट मीन्स TN और थीटा के बीच का डिस्टेंस हो गया। इफ दिस इज लेस देन सम पॉइंट एप्सिलॉन, ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी हो गई कि जो TN और थीटा का डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, इफ दिस प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सम TN2 माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन।
ठीक है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखेंगे कि ये मैंने लिखा था। मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर मेरे पास एक दो एस्टिमेटर थे, एक TN1 था, एक TN2, ओके, दो अलग अलग सैंपल थे, कुछ भी हो सकता था, ठीक है, उनके ऊपर मैंने काम किया। फिर मैंने दोनों का डिस्टेंस लिखा कि TN1 माइनस थीटा मोड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, और एक बार लिखा TN2 माइनस थीटा मोड लेस देन एप्सिलॉन, ओके। फिर मैंने इनको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख दिया, और फिर मैंने बोला कि ये डिस्टेंस कम होगा, मतलब TN1 और थीटा के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रेदर देन द TN2 और थीटा के डिस्टेंस के, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज क्लोज होगी, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स TN1 इज क्लोज टू थीटा विद हायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सिंपल वर्ड में ये हो गया। तो इस केस में हम बोलेंगे कि TN1 इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है, ये चीज होगी। अब इसको ही समझते हैं थोड़ा सा और आगे चल के, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। हमने बोल दिया कि TN1 हो गया, ये हो गया कि इसके लिए सबसे ज्यादा, मतलब इन दोनों के बीच में अगर मैं कंपैरिजन कर रहा था तो ये ज्यादा कंसिस्टेंट हो गया। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रोबेबिलिटी दैट मोड ऑफ TN माइनस थीटा लेस देन सम एप्सिलॉन, ओके। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, ठीक है, मोड को हटा देते हैं, सो दिस मोड कैन बी ब्रेकन एज माइनस एप्सिलॉन लेस देन TN माइनस थीटा लेस देन सम एप्सिलॉन, ओके। अब अगर मैं थीटा की फॉर्म में लिखूं या फिर किसी की भी फॉर्म में लिखूं, थीटा को इधर उधर लेके आते हैं, तो अगर थोड़ा इसको मैनिपुलेट करेंगे तो दिस थिंग कमिंग आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस एप्सिलॉन माइनस TN लेस देन माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन माइनस TN, ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो प्रोबेबिलिटी दैट एप्सिलॉन प्लस TN ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू TN माइनस थीटा, ठीक है। इसको हमने थोड़ा इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमें पता है कि ये प्रोबेबिलिटी है, अगर हमें TN को कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बताना है तो उसका मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, हमें कोई अदर नहीं मिलना चाहिए। अगर इसको बेस्ट और वी कैन से द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बोलना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होनी चाहिए, एंड दिस प्रोबेबिलिटी कैन बी इक्वल टू 1, ठीक है। हाईएस्ट केस में यही होगा कि ये 1 के इक्वल हो जाएगी, तो जैसे 1 के इक्वल हो जाएगी तो इसको हम बोल सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी दैट दिस TN माइनस थीटा दिस मोड लेस देन दिस एप्सिलॉन, इस स्टेटमेंट को लिखा मैंने, दिस मस्ट बी टेंडिंग टू 0, सॉरी दिस मस्ट बी टेंडिंग टू 1, ओके, एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इन प्रोबेबिलिटी हमने देखा कि इन प्रोबेबिलिटी जो हमारी ये सीक्वेंस बनेगी यहाँ पे ये कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। जो TN माइनस थीटा होगा, जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ा के देखेंगे कि n इक्वल टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी के ऊपर अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को देखेंगे दिस मस्ट बी गोइंग टुवर्ड्स 1, ओके। तो ये होता है हमारे पास कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो TN को हम कंसिस्टेंट बोल देते हैं, ओके। सो दिस TN एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर द पैरामीटर थीटा if this condition is satisfied, ठीक है। ये चीज होगी हमारे पास कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या होता है, और बेसिकली इसको हम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं कि सिंपल कंसिस्टेंसी, ठीक है। कि अगर सिंपल फॉर्म में देखना चाहें कि कंसिस्टेंसी क्या होती है तो हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में देख सकते हैं कि अगर हमारी ये वाली सीक्वेंस, इफ दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, then this estimator TN is said to be consistent estimator for the parameter theta, okay। अब हमारे पास एक दूसरी टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो जो हमारे पास दूसरे काइंड की कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है उसको हम बोल देते हैं मीन स्क्वेयर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इन जनरली हम इसके ऊपर ही काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी वाले केस को समझने के लिए था, सिंपल कंसिस्टेंसी था। तो इन जनरल जो न्यूमेरिकल आता है या फिर बुक में तुमने देखा होगा, FMS से पढ़ा होगा, तो उसमें इसके बारे में ही बात कर रखी है, दो कंडीशंस होती हैं, वो किस फॉर्म में डिराइव होती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये हो गया मीन स्क्वेयर्ड कंसिस्टेंसी, और इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से MSC, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, मतलब बोलने का तरीका हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मीन स्क्वेयर्ड एरर लिखेंगे, ठीक है। मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या होता है कि अगर मेरे पास TN था एस्टिमेटर थीटा के लिए, तो अगर मेरे को एरर देखना है मीन स्क्वेयर, तो उसका मतलब ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होगी
जो थीटा के नियरली इक्वल होगी बट कांट बी इक्वल टू, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी, मतलब नियर टू एस्टिमेट है बेसिकली, तो वो एक एरर अराइज होगा वहां पे, हमें मीन स्क्वेयर्ड एरर निकालना है। सो दिस विल बी मीन का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर मतलब tn माइनस थीटा और इसका स्क्वायर। सो दिस मीन स्क्वेयर्ड एस्टिमेट और वी कैन से मीन स्क्वेयर्ड एरर इज दिस थिंग, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा एक्सपेंड करना चाहूँ तो इसके लिए मैं लिखूंगा सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tn, अब इसके अंदर मैं प्लस कर देता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tn और एक बार माइनस कर देता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tn माइनस थीटा, मतलब चीजें सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो तीन चीजें होगी, इसको मैं इधर लेके आऊँ, इसको इधर लेके आऊँ, थोड़ा रिप्लेस कर लेते हैं तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो tn माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tn, ओके, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tn माइनस थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब इसको तुम टर्म a दे दो, इसको टर्म b दे दो और फिर इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है। स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो इसको इधर लिखेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tn माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tn, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब उससे अगला जो फैक्टर है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tn माइनस थीटा, सो दिस थिंग इज ए कांस्टेंट एंड दिस थिंग इज ए कांस्टेंट, तो इनका स्क्वायर के ऊपर एक्सपेक्टेशन का कोई रोल रहेगा नहीं, सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ tn माइनस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। और जो अगला फैक्टर आएगा दैट इज 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tn माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tn इनटू ये क्या हो गया यहाँ पे expected value of tn minus theta and this factor will be equal to 0, okay। तो हमारे पास जो मीन स्क्वेयर्ड एरर आ गया that is mean squared error, this thing will be expected value of tn minus expectation of tn whole square plus expected value of tn minus theta whole square, ठीक है। तो अब पीछे वाले वीडियो के ऊपर जाएंगे और वी कैन से उससे थोड़ा रेफरेंस लेंगे कि वहां पे हमने क्या देखा था। तो वहां पे हमने जब अनबायस्ड एस्टिमेटर पढ़ा था तो वहां पे एक चीज पढ़ी थी बायस, ठीक है। बायस क्या होता था, तो अगर कोई एस्टिमेटर था tn, अगर ये अनबायस्ड होता था दैट मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ tn दिस विल बी इक्वल टू द पैरामीटर थीटा। अगर ये अनबायस्ड नहीं होगा और वी कैन से बायस्ड होगा तो हमारे पास एक बायस निकल के आएगा दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ tn माइनस थीटा दैट इज रिटन एज b, ठीक है। बायस हम इसको बोलते थे। सो दिस थिंग विल बी द बायस, ठीक है। सो दिस इज बायस और उसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे प्लस, अब ये वाली टर्म क्या है, ठीक है। पीछे वाला वीडियो तो नहीं था आई गेस, रैंडम वेरिएबल में मैंने पढ़ाया था, वहां पे जहाँ पे मैंने वेरिएंस के बारे में बता रखा है वहां पे हमने वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा था ये कुछ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x उसका होल स्क्वायर अगर हम ले लेते थे दैट थिंग इक्वल टू वेरिएंस, ओके। सो दिस थिंग विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ tn, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक चीज निकल के आई कि जो MSC हमारे पास हो गया दिस थिंग इक्वल टू वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर tn प्लस बायस ऑफ द एस्टिमेटर tn, ओके। तो इसको अगले पेज के ऊपर लेके आते हैं। सो मैंने लिखा कि MSC इक्वल टू वेरिएंस ऑफ tn प्लस बायस और इसका होल स्क्वायर। तो अगर हमारा एस्टिमेटर जो tn होगा इफ दिस tn इक्वल टू कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, कि अगर इस tn को हमें कंसिस्टेंट डिफाइन करना है और वी कैन से हमें बोलना है कि कंसिस्टेंट भी होगा, फॉर दैट द मीन स्क्वेयर्ड एरर दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास दो फैक्टर है, एक है वेरिएंस ऑफ tn और एक है बायस का स्क्वायर, ओके। दिस टर्म विल बी पॉजिटिव, ठीक है। वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होता है और ये टर्म भी पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर का रखा है। नेगेटिव बायस हो सकता था, पॉजिटिव बायस हो सकता था, लेकिन जैसे मैंने स्क्वायर किया तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो दोनों टर्म ही पॉजिटिव है, तो इसको इक्वल टू 0 का मतलब ये वाली टर्म भी इक्वल टू 0 और ये वाली टर्म भी इक्वल टू 0। अब दिस थिंग इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tn माइनस थीटा दिस इक्वल टू 0, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ tn मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड वेरिएंस ऑफ tn must be equal to theta and variance of tn must be equal to 0 as n tending to infinity, as हम कंसिस्टेंसी के बारे में सिर्फ इन्फिनिटी पे जब सैंपल्स आता है तभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो बुक में तुमने ये दो कंडीशन देखी होंगी, तो उनका डेरिवेशन कुछ इस फॉर्म में हुआ हमारे पास कि जैसे जैसे सैंपल की साइज हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, इन दैट केस अगर हमारा एस्टिमेटर tn उसका वेरिएंस 0 हो जाए और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाए, in that case हम बोलेंगे कि the estimator tn will be an consistent estimator for the parameter theta, okay।
तो यही हमारे पास एक सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन होती है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के लिए, जिसका मैंने अभी यहाँ पे डेरिवेशन किया और जिसको हमने थोड़ा समझा। ओके, अभी यहाँ पे होगा कि हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा हमने मीन स्क्वेयर्ड एस्टिमेट और वी कैन से मीन स्क्वेयर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस वीडियो में अगर एरर या फिर एस्टिमेट जहाँ पे भी बोला होगा उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करेंगे, गलती से निकल रहा है वो फेस से। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे मीन स्क्वेयर्ड कंसिस्टेंसी के बारे में। ठीक है, और एक हमने देखा सिंपल कंसिस्टेंसी। तो अगर हमारे पास मीन स्क्वेयर्ड कंसिस्टेंसी होगा देन दिस इंप्लाइज कि सिंपल कंसिस्टेंसी भी होगा, बट कन्वर्स डज नॉट होल्ड ट्रू। ठीक है, हो सकता है सिंपली कंसिस्टेंट हो लेकिन मीन स्क्वेयर्ड कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इन जनरल हम मीन स्क्वेयर्ड कंसिस्टेंसी की ही बात करते हैं, सिंपल वाले की बात नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर कि ये तो हो गया कि हाँ भैया कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या होता है, कैसे होता है, मतलब बेसिक मीनिंग समझ में आया, एक सिंपल फॉर्म में मैंने समझाया, उसके बाद डेरिवेशन फॉर्म में समझाया, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसी वीडियो के अंदर बात करते हैं कि जो हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा क्या वो कुछ प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करेगा, क्या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि हाँ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, कुछ ये वाली प्रॉपर्टी जो इसको फॉलो करवाएंगे। तो प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। सो प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट करके बात लिखेंगे कि जब भी हम इन्फ्रेंस पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, इन्फ्रेंस में बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको तुम डिराइव कर सकते हो, सारी चीजें। ठीक है, जिस भी चीज जो भी क्वेश्चन आएगा तुम उसको सोल्व कर सकते हो डेरिवेशन से। ठीक है, लेकिन समझने के लिए जैसे पीछे वाली वीडियो अभी तक जितना पढ़ा है वो समझने की चीजें थी। ठीक है, उसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है, अगर वही समझ नहीं आया तो काम कैसे करेंगे। अब एक और चीज है इन्फ्रेंस के क्वेश्चन सोल्व करना या फिर इन्फ्रेंस को इन प्रैक्टिकल लाइफ यूज करना, उसके लिए तुम प्रॉपर डेरिवेशन करो या पूरा डिराइव करके क्वेश्चन को सोल्व करो, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, मतलब बहुत टाइम लग सकता है। तो उसलिए हमारे पास जो रिसर्चर्स रहे हैं या फिर जिन्होंने बुक्स लिखी हैं उन सब ने मतलब बहुत पढ़ाई की होगी, बहुत चीजें समझी होंगी, तो उन्होंने हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से हमें कुछ मतलब फाइनल रिजल्ट निकाल के दे दिए कि भैया देखो ये याद कर लो, मैंने तो अपने 6 साल लगा दिए, 7 साल लगा दिए एक फाइनल रिजल्ट लेके आने पे। तो हमें उन रिजल्ट्स या फिर उन प्रॉपर्टीज को याद रखना चाहिए क्योंकि वो उन्होंने काफी रिसर्च करके निकाले हैं और उनका डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं पे भी लिखे हो रिमार्क्स या फिर प्रॉपर्टीज तो उनको ऑन द टिप्स रखना ही चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरा जो टीएन एस्टिमेटर है दिस इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा। ठीक है, दिस टीएन एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर द फंक्शन फॉर द पैरामीटर थीटा। ओके, उसके बाद मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, दिस एफ फंक्शन, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कि अगर मेरे पास एफ कोई फंक्शन था जो कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन दैट केस हम अगर लिखना चाहें एफ ऑफ टी एन, सो दिस एफ ऑफ टी एन दिस विल बी ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर एफ ऑफ थीटा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूं कि मेरे पास टी था जो थीटा को एस्टिमेट कर रहा था, सो दिस टी स्क्वायर विल एस्टिमेट थीटा स्क्वायर कंसिस्टेंटली। ठीक है, जबकि अनबायस्ड वाले केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, अनबायस्ड के केस में हम कैसे कर रहे थे, सोल्व को सीसी फॉर्म में कर रहे थे, लेकिन जब हम उसके एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कर रहे थे, फिर हम न्यूमेरिकल्स और वी कैन से कोफिशिएंट्स को इधर उधर कर रहे थे, मैनिपुलेट करके फिर फाइनली रिजल्ट दे रहे थे, तो वहां पे हम अज्यूम कर रहे थे उसके बाद सोल्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि जो एस्टिमेटर पहले था उसको उसी फंक्शन के अंदर अप्लाई कर दो, तो हमारा जो एक नया एस्टिमेटर निकल के आएगा वो भी कंसिस्टेंट होगा अलोंग विद दैट फंक्शन। ओके, ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास जो बोली गई है वो हमें बोला गया है कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर में नोट बी यूनिक, कि जो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है दिस मे नोट बी यूनिक। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर यूनिक भी हो। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि जो हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है दिस कंसिस्टेंट एस्टिमेटर मे और मे नोट बी अनबायस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, जब अनबायस्डनेस के बारे में हमने पढ़ा था, हमने पीछे वीडियो में देखा है अनबायस्डनेस क्या होता है, तो वहां पे मैंने दो टाइप ऑफ अनबायस्डनेस देखा था, एक सिंपल अनबायस्डनेस था, ओके, एक था हमारे पास असिम्प्टोटिकली अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो अगर मैं बात करूं असिम्प्टोटिकली वाले की, तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन राइज करता हूँ कि क्या मेरा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर असिम्प्टोटिकली अनबायस्ड होता है, तो उसका आंसर होगा यस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पीछे जब भी डेरिवेशन किया था, पीछे पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, अगर इस tn की एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाती है तो हम इसको बोल रहे थे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर,
और असिम्प्टोटिकली अनबायस्डनेस का भी मीनिंग यही था कि जैसे जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा और जो एस्टिमेटेड tn होगा उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकालेंगे। इफ दिस थिंग कमिंग आउट टू बी थीटा, इन दैट केस हम बोलते थे द tn एस्टिमेटर इज असिम्प्टोटिकली अनबायस्ड फॉर द पैरामीटर थीटा। ठीक है, तो जो यहाँ पे पॉइंट है इसको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, कि जो हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है ये हो सकता है कि अनबायस्ड हो और हो सकता है नहीं हो, लेकिन असिम्प्टोटिकली होगा। ठीक है, चौथे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि जो हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है दिस मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है कि अगर हम कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फाइंड आउट कर रहे हैं तो मेरा फ्रेंड आके बोलता है यार मैं सीधा अनबायस्ड निकालूंगा, उसको ही तुक्का मार के आ जाऊंगा यहाँ ये, तो हो सकता है उसका तुक्का लग भी जाए और हो सकता है नहीं भी लगे। ये अनबायस्डनेस जो थी और जो जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, अनबायस्डनेस हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, सफिशिएंसी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग है। ठीक है, किसी में भी वो नहीं कि हाँ मैं हूं तो तू, ठीक है, ये कुछ नहीं, जिएंगे भी तुम्हारे साथ मरेंगे भी तुम्हारे साथ, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, कि दोनों चीजें या फिर चारों चीजें जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब अलग हैं, सबकी अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक प्रॉपर्टी। ठीक है, तुम्हें उसको याद रखना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, उसके बाद हमारे पास एक पांचवा जो पॉइंट आता है काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या बोलता है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है और एक सैंपल होता है। ठीक है, ये पांचवी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो अगर हम सैंपल का rth मोमेंट निकालेंगे, ठीक है, द rth मोमेंट ऑफ सैंपल विल बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर rth मोमेंट ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको याद रखेंगे कि हमारा जो पॉपुलेशन था और जो सैंपल था, प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक और कंडीशन है कि प्रोवाइडेड दे एग्जिस्ट। ठीक है, अब सबसे पहली बात है rth मूवमेंट सैंपल का, ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन जो rth मूवमेंट पॉपुलेशन का होता है, दिस थिंग इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज़ टू पावर r, हो सकता था एग्जिस्ट करे, हो सकता था नहीं करे। तो यहाँ पे ये है कि अगर हमारी ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही होगी तो जो rth मूवमेंट सैंपल का होगा वो rth मूवमेंट पॉपुलेशन के लिए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद एक दो प्रॉपर्टी और है जो सिंपल सी है, एक आखिरी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास Tn है जो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा के लिए, ओके, और जो Tn डैश है दिस इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर थीटा 1 थीटा डैश। ठीक है, कि Tn थीटा के लिए और Tn डैश थीटा डैश के लिए। तो अगर इन दोनों का मैं यूज करना चाहूँ और Atn प्लस B Tn डैश, देन दिस विल बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर a theta plus b theta dash। ठीक है, Tn dot Tn dash this will be a consistent estimator for theta dot theta dash। okay, and Tn divided by Tn dash this is a consistent estimator for theta divided by theta 1 provided Tn dash is not equal to g। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी याद रखना है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या होता है, मीन स्क्वेयर्ड कंसिस्टेंसी देखा, ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज देखी, इनके बीच में थोड़ा इंटरलिंकिंग देखा, इनको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा मतलब डे टू डे लाइफ से मैंने रिलेट करके समझाया। आई होप ये चीजें समझ में आएंगी। अब बात करते हैं नोट्स की। लाइक पिछले वीडियो के नीचे मैंने देखा था किसी ने कमेंट किया था, ठीक है, समबडी कमेंटेड कि सर नोट्स भी प्रोवाइड करो। तो सबसे पहले तो ब्रो नोट्स वोट्स कुछ नहीं होता। ठीक है, नोट्स क्या है कि बेसिकली देखो, मान लेते हैं कि मैंने किसी पर्टिकुलर बुक को देखा, ठीक है, एक पर्टिकुलर बुक पढ़ी मैंने, उस बुक से मैंने कुछ 4 लाइनें उठाई, उनको नोट्स बना दिया। ठीक है, बुक 1 मैंने फॉलो की। अब मेरा फ्रेंड आया, उसने बुक उठाई, बुक 2, उसने उस बुक से कोई पर्टिकुलर 4 लाइन उठाई, उनसे नोट्स बना दिए। ठीक है, अब मेरा तीसरा फ्रेंड आया, उसने दोनों बुक पढ़ी, तो उसने दोनों से ही नोट्स बना दिए। ठीक है, तो अब देखो 3 नोट्स है तुम्हारे पास सामने, एक मेरे वाले, एक मेरे एक फ्रेंड के, एक मेरे थर्ड फ्रेंड। ठीक है, तो अब देखो अगर तुम्हें ये नोट्स मिलते हैं तो तुम इन पे ही रिलाई करोगे, अगर तुम्हें ये नोट्स मिलते हैं तो तुम इन पे ही रिलाई करोगे, ये नोट मिलते हैं तो तुम इन पे ही रिलाई करोगे। ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर हमारे पास रिटर्न में कुछ वेल डिफाइंड चीजें मिल जाती हैं
तो हम एफर्ट कम कर देते हैं। ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी है। बेसिकली दीज वीडियोज आर टू हेल्प यू पीपल आउट देयर। ओके, तो वीडियोस में सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि तुम्हें एक आइडिया लगे कि सिलेबस होता क्या है, उसको पढ़ना किस फॉर्म में है। समझा रहा हूँ, तुम बुक से फॉलो करोगे इसके बाद। ठीक है, वीडियोज में पीछे भी बोल चुका कि ओनली वीडियो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा अगर वीडियो लेक्चर देख के तुमने बुक नहीं पढ़ी तो। ठीक है, तो नोट्स के लिए यही है कि हो सकता था मेरे पर्टिकुलर नोट्स में कोई 2 ही बातें, मेरे फ्रेंड के में कुछ 3 बातें हों, और मेरा दूसरा फ्रेंड था उसके में कुछ 5 बातें हों। तो अगर तुम पर्टिकुलर नोट्स के लिए हम अभी मतलब स्टिक कर जाते हैं कि नोट्स मिल जाए, तो एक अच्छा चीज नहीं है। ठीक है, एज पर मी नोट्स तो मिल जाता है, मतलब कहीं पे भी किसी के भी नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन नोट्स अभी लेना इज नॉट दो ए गुड थिंग। ओके, मतलब एक सिंपल एक्सपीरियंस और कुछ भी बोलो कि मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि अभी अगर तुम्हें नोट्स मिल जाते हैं या फिर किसी के भी नोट्स मिल जाते हैं, मेरे या फिर किसी और टीचर के या फिर किसी फ्रेंड के, तो वो इतनी अच्छी नहीं है कि अनलेस तुम किसी 2 बुक को सही से फॉलो करो और वहां से तुम खुद से नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स बनाने का तरीका होता है कि मैंने नोट्स बनाए तो मैंने एक हेडिंग दी, उसके बाद मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया और मैं लिखता गया। अब लाइक तुम किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो कर रहे हो, तुम्हें वहां पे कुछ हेडिंग दिखी, तुमने उसको नोट डाउन किया, उसके बाद तुमने उसके बारे में लिखा, उसके बाद तुमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन अराइज हुआ उसको भी लिखा, उसके बाद तुमने इसका आंसर भी लिखा। तुम अगली बार पढ़ रहे हो तो तुम सारी चीजों को दोबारा से देख रहे हो। अब अगर तुम्हें मेरे नोट्स मिलते हैं तो तुम यहाँ पे पढ़ोगे, फिर यहाँ पे पढ़ोगे, जो ये क्वेश्चन वाला पार्ट होता है ये स्किप कर जाओगे क्योंकि ये यहाँ पे होगा ही नहीं। ठीक है, तो जितना तुम बुक के थ्रू जाओगे, बुक को जितना डीपली पढ़ोगे, वो काफी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो नोट्स के लिए तो आई सजेस्ट कि मेरे से क्या किसी से भी नहीं मांगना चाहिए, अभी तो नहीं मांगने चाहिए। एट द एंड जब कभी एग्जाम आ गया कि यार मेरे पास ये टॉपिक तो है ही नहीं, तो तुम मेरे किसी भी मेल पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे हैंडल पे कहीं पे भी तुम कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को मैसेज कर सकते हो कि भैया इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, तो वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन इन जनरल अगर तुम बोलो कि वीडियो के रिस्पेक्ट में मैं नोट्स दूँ, तो वो मैं खुद से ही सजेस्ट नहीं करता। और मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम खुद से ही नोट्स बनाओ, बस वीडियो को फॉलो करो और किसी बुक को फॉलो करो। ठीक है, ये बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हमारे पास, तो उन बुक को डीपली पढ़ो, उससे अच्छा लगेगा, उससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा और चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो नोट्स के बारे में कुछ ये था। बाकी जो अब इस वाले वीडियो में देखा या फिर पढ़ा है, आई होप समझ में आया होगा। तो इसको एक बार रिवाइज करेंगे और बुक से फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू।